अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर मॉर्निंग फ्राम अनदर लोकेशन। मैं इस वक्त अपने गांव की हदूद से थोड़ा बाहर हूँ। सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी डेली रूटीन है कि मैं अपने गांव से साथ वाले जो गांव है वहाँ तक 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करता हूँ और फिर वापस आता हूँ। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि नबील भाई आप कहाँ से हैं, नबील भाई आपका ज़रिया मुआश क्या है, आप क्या करते हैं, आप ट्रैवलिंग किस तरह अफोर्ड करते हैं और आपने पिछले ट्रिप पे कितना ख़र्चा किया। तो अगर ट्रिप पे ख़र्चे की बात की जाए तो ये ख़र्चा करता है आप लोगों पे डिपेंड कि आपने सीज़न में जाना है, सीज़न के बाद जाना है, या आपने जो है वो कैंपिंग करनी है। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पिछले ट्रिप पे जो मेरा ख़र्चा आया था इसमें मैंने कोई कैंपिंग नहीं की, इसमें मैंने होटल लिए, सारे के सारे मेरी 2 रातें उसमें फ्री थी। और उस ट्रिप की मुझे कॉस्ट आई थी आलमोस्ट कोई 65,000 रुपया। 17 डेज़ का ट्रिप था। हम 3 बंदे थे, पैसे तीनों पे डिवाइड हुए, लेकिन उसमें 27,270 रुपये लगे थे पेट्रोल के और मोटरसाइकिल का मोबाइल करने के। कुछ 2,000-3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे होंगे ऐसे ही मोटरसाइकिल का काम करवाने में, या अपने लिए कोई मतलब वहाँ मौके पे अगर कोई ज़रूरी चीज़ हो जो मैं लिखना भूल गया हूँ। लेकिन आप अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपने सीज़न में जाना है तो सीज़न में आपका अच्छा बड़ा ख़र्चा आता है। हम गए थे तो सीज़न बिल्कुल ऑफ था। और अगर आप ज़रिया मुआश की बात करें तो मैं एज़ आ यूट्यूबर हूँ। मेरा सिर्फ यही चैनल नहीं है यूट्यूब पे इसके अलावा भी मेरे चैनल है, लेकिन वो फेसलेस चैनल है, वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत इनकम होती रहती है। और उसके अलावा हम पंजाब से हैं, हमारी ज़मीनें हैं। हमारा बैकग्राउंड ये था कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, तो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद मेरे बाबा उस टाइम थे कोई 6 माह के। मेरे एक ताया अबू की उम्र थी उस वक़्त कोई 11 साल, एक की उम्र थी कोई आलमोस्ट 5 से 6 साल। तो जब हिंदुस्तान से वो अपनी ज़मीनें छोड़ के आए ना, तो उनको गुजरांवाला से आप किला दीदार सिंह की तरफ जाएं तो रास्ते में एक जगह आती है, मेरे जहन से अब उसका नाम निकल गया। वहाँ पे हमें 1 बीघा ज़मीन अलाट हुई थी। मेरे चाचे दादे मतलब हमारे जो दादा का ख़ानदान था, तो इतने शरीफ इंसान के अपनी वो ज़मीन छोड़ के आ गए, ना किसी को बेची ना कुछ की, और यहाँ पे आ गए पंजाब में। इस जगह पे पाकिस्तान बनने से पहले गोरू ने एक नहर निकाली है पीछे, जो मियांवाली से आती है, मियांवाली बखर लिया, और आगे इसी तरह चली जाती है तौसा की तरफ। ये जो मतलब मुजफ्फरगढ़ का कुछ एरिया है उसको सैराब करती है। तो ये जो ज़मीनें हैं आप अतराफ़ में देख रहे हैं, ये कोई भी ज़मीन नहीं होती थी। ये बिल्कुल ऐसा था, जब आप थल जीप रैली में आते हैं ना, तो जिस तरह वहाँ ज़मीनें थी बिल्कुल सेम यहाँ भी वैसी ही ज़मीनें थी। लेकिन ये गांव थे कुछ 400 कितने गांव थे, मतलब 400 प्लस थे, जो थल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम में आने के बाद ये लोगों को अलाट हुए, ये ज़मीनें उनको अलाट हुई और इन्होंने बाकायदा इनकी किस्तें अदा की। हमारी यहाँ से ये जो ज़मीन शुरू होती है ना, एक ये वाला एकड़ है, एक ये वाला है, और नहीं ये वाला बाद में लिया था, एक ये वाला है, एक इसके साथ वाला है, और एक आगे वो जो सामने आम के पौधे हैं वो है। ये ज़मीनें हमें अलाट हुई थी, जो सबसे पहली हमें अलाट मिली थी, इसकी हमने किस्तें अदा की थी। बाकी मेरे बाप दादा ने यहाँ पे मेहनतें कर कर के ये ख़रीदी। इसके बाद सामने एक कोई 5 एकड़ ख़रीदे, उसके अलावा 2 लाटें और ख़रीदी। इसी तरह हमारी जो बाप दादा की ज़मीन थी वो बढ़ते बढ़ते कोई 55-56 एकड़ पे चली गई, और फिर वो ज़मीन तकसीम हुई आगे हमारे बाप पे, चाचाओं पे, इन सभी पे तकसीम हुई, और ऐसे ही तकसीम का ये सिलसिला जो है वो आगे चलता गया। हमारी ज़मीनों से हमारे खाने के लिए गंदम, अनाज, पकाने में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हम सरसों काश्त करते हैं, वो हमारी ज़मीनें हमें दे देती हैं। अभी ये मेरे चाचू का बेटा है, वो पानी लगा रहा होगा इधर, और सामने मैं अपनी ज़मीनें भी दिखाता हूँ। ये हमारा है जी ज़रिया मुआश। ये हमने बागात लगाए हुए हैं, ये देख रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे ही जाते हैं आगे तक, फिर उसके बाद ज़मीन इस तरफ को निकल जाती है।
तो यहाँ पे हमें आई है। फिर इसके बाद गांव के साथ आई है। ये हमारा है जी टोटल जो खेती हम करते हैं, इसके अलावा कारोबार करते हैं। कारोबार में बेशुमार है, आप अजनास की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, उनका कारोबार कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर को किस तरह चलाना है। मेरा जो ट्रैवलिंग का ख़र्चा है वो मैं ख़ुद उठाता हूँ। ये ज़मीनें जो हैं ये हमारे ख़ानदान पालती हैं और ख़ुद को हम खुद पालते हैं। अपने शौक़ जो हैं ये हम खुद पालते हैं। इनके पैसे जो हैं वो हम ज़मीनों से नहीं निकालते। पाकिस्तान बना ना तो कोई 4-5 साल पहले, मतलब बनने के बाद इन्होंने वहाँ पे स्टे किया था गुजरांवाला के आसपास, और उसके बाद यहाँ आ गए। तो मेरे अब्बू के चाचा के बेटे हैं, ताया के बेटे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो यहाँ 1955 के आसपास आए थे। 55 में ये ज़मीनें अलाट हुई थी और 55 में वो यहाँ पे आए थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आप यहाँ पे आए थे तो कैसे हालात होते थे। वो बताते हैं कि यहाँ पे सड़कें तो दूर की बात, यहाँ पे पैदल नहीं चला जाता था, इतनी रेत होती थी। और यहाँ पे जो साए के लिए हम जब दोपहर को काम करते थे ना, उस ज़माने में ट्रैक्टर तो होते नहीं थे, बैल होते थे। बैल के पीछे वो कराई बना के उनसे अपनी ज़मीनों को उनका लेवल करना, ऊंची जगह जो है उनको नीची जगह पे ला के छोड़ना, मतलब सारा दिन यही काम होता था। पानी तो आता ही नहीं था, इधर नहर ही नहीं होती थी उस ज़माने में। तो उस वक्त यहाँ पे साए के लिए, दोपहर को साए के लिए ये दरख्त होता था। इसको उस टाइम पे हम इसको अक बोलते हैं। इस अक के साए में वो अपना जो है दोपहर का टाइम गुजारा करते थे। यहाँ पे कोई दरख्त नहीं होता था। ये देखें, यहाँ से हमारे हिस्से में फिर यहाँ से ज़मीन आई थी, यहाँ से शुरू होती है और आगे ऐसे जाती है। इसके साथ वाली जो 5 एकड़ की पट्टी थी, इसमें 2 एकड़ निकाल लिए थे। यहाँ पे अब्बू के, चाचा के, सभी के, इन्होंने यहाँ पे अपने जानवरों के लिए हवेलियाँ बना ली थी। उधर जानवर रखे हुए हैं सभी ने, एक तरतीब से ऐसे ही तकसीम कर ली थी इन्होंने। और उसके बाद फिर आगे हमारा जो है वो गांव शुरू हो जाता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि नबील भाई आप माइक कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज इस ट्रिप पे मेरे जो माइक है मेरे साथ, जो मेरा साथ देंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले ये DJI का जो कैमरा है ना, इसके लिए सबसे बेस्ट माइक लगता है DJI का अपना वायरलेस माइक। उसके बाद फिर एक दूसरा ऑप्शन है, वो मैं दिखाता हूँ। ये है DJI का माउंट। इसकी कॉपी मिलती है, उस पर इधर ओस्मो नहीं लिखा होता, उस पर कोई और चीज़ लिखी होती है। इसकी प्राइस है कोई $60। लेकिन अगर आप चाइना से परचेज़ करते हैं ना, यही DJI के ऑफिशियल ऑथराइज जो डीलरशिप है इनकी, वहाँ से, तो वहाँ से आपको ये कमो बेश कोई 10,000 से ऊपर नीचे मिलेगा ये वाला। और माइक जो हैं DJI के, वो अगर आप दुनिया में कहीं से भी ख़रीदेंगे तो आपको महंगे मिलेंगे, चाइना से वो भी सस्ते मिलेंगे। हमारे एक दोस्त भाई चाइना गए हुए थे, मैंने उनसे अपना ये सामान जो है मंगवाया है। इसके साथ 3.5 mm जैक वाला जो मैं माइक इस्तेमाल करूँगा ना, वो है जू कंपनी का, ड्राज पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ से मैंने लिया था। तो वो मैं चेक करवाता हूँ आपको, इसकी क्वालिटी भी करवाता हूँ। इसके बाद इसका वायरलेस माइक है। और अगर आप इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो सैमसंग की AKG की Type C की हैंड फ्री आती है जेनियन। वो जेनियन आप लेंगे, आपको मेरे ख्याल में कोई 3500 के ऊपर नीचे पड़ेगी। तो उसके वो लगा लेंगे तो आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। पिछली 3 ट्रिप पे वही मेरी साथी थी, वही मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। लेकिन इस ट्रिप पे वो मेरी हैंड फ्री में थोड़ा सा मसला आ गया था। मैंने सही करके रखी हुई है, लेकिन एक्स्ट्रा अपने पास हिफाजत के लिए। और माइक सबसे पहले मैं ये 3.5 mm जैक वाला ये माइक आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं रास्ते में ही जाके इसका वायरलेस माइक मिनी लगा लूँगा DJI का। तो आपको मैं दोनों की क्वालिटी कंपैरिजन आप मुझे करके बताएंगे कि क्या मेरी पिछली वीडियो में जिनमें सैमसंग की AKG की हैंड फ्री है उसमें वॉइस क्वालिटी बेहतर है या इनमें बेहतर है। यहाँ से मैं निकलता हूँ। आज मेरा सफ़र जो है मुल्तान की तरफ है। मुल्तान जाके अपनी बाइक का थोड़ा बहुत जो है काम वो करवाना है, और उसके बाद फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। बाबा जी जान जावा मैं, ठीक है। ये इस जगह पे कैमरे की, इस जगह पे ऐसे लगाया, ये लग गया। अब इस पे मैं चार्जिंग भी एट अ टाइम कर लूँगा, 3.5 mm जैक वाला वो भी इस्तेमाल कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुबहान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ऐ अल्लाह पाक आज का हमारा जो सफ़र है उसे हमारे लिए खैर व आफ़ियत वाला बना दे। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी को हमसे दूर फरमा और हमें इसी तरह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए अपनी दुनिया यूं ही देखने का मौका अता करता रहे। मैं इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगली किसी वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जो है ना वो तफसील से अपने जो गियर हैं, अपने साथ जो मैं चीज़ें रखता हूँ, वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एक व्लॉगर की ज़िंदगी कैसे होती है, एक बाइकर की, एक ट्रैवलर की ज़िंदगी कैसे होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ कैरी करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उस बंदे को भी बचाया और मुझे भी बचा लिया। ये देखें जितनी भी पड़ी है ना, ये सब सोलर प्लेट है। ये सामने रोड के इस तरफ, वो पीछे, ये ख़ुद इंपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा कारोबार है इनका। ये हमारे सिटी के ही है, लेकिन पठान है ईसा खेल, तो इनके मेरे ख्याल में मुल्तान और इस रूट पे कोई आलमोस्ट 32-33 पेट्रोल पंप हैं इनके। और अब इनकी जो नई नस्ल है वो सोलर की तरफ और इन चीज़ों की तरफ आई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं बहुत ज़्यादा ये। अभी तक तो आपने जो वॉइस क्वालिटी चेक की है, ये है जी जू का माइक 3.5 mm जैक वाला। अभी मैं DJI का वायरलेस माइक लगाता हूँ, फिर आपको उसकी क्वालिटी भी चेक करवाता हूँ। अब ये है ना DJI का माइक मिनी, इसके लिए मैंने अपने हेलमेट के अंदर एक मकनातीस लगाया है, इसको ऐसे ही उस पर छोड़ दूँगा। ये माइक जो है ना, ये मेरे मुंह के बिल्कुल करीब लगता है। हेलमेट में इतनी जगह नहीं है कि इसको थोड़ा सा अगर मैं दूर कहीं पे सेट कर लेता ना, तो फिर शायद ये मेरी सांस ज़्यादा जो है वो कैच ना करता। अभी इस ट्रिप के बाद में इसकी जो है ना वॉइस क्वालिटी देखने के बाद फिर इसको सही जगह पे एडजस्ट करूँगा। अभी वायर वाला भी लगा हुआ है, दोनों माइक लगे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसकी बैटरी ख़त्म होती है ना, तो फिर वो ख़ुद ब खुद उसी पे जो है वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ये है, आप ऐसी जगह पे लगाएं माइक को जहाँ पे आपके हेलमेट में विंड प्रेशर ना हो। ग्लासेस वाले जो बंदे हैं ना, वो मेरी परेशानी समझ सकते हैं कि किस तरह धुंध के या सर्दियों के मौसम में ग्लासेस वाले बंदे को ड्राइव करनी मुश्किल होती है। अब थोड़ा सा भी मैं अगर सांस लेता हूँ या मुझे सांस चढ़ता है तो मेरी ऐनक पे पसीना पसीना आ जाता है, तो फिर आगे का जो मंज़र है वो सही तरह से दिख नहीं पाता। अब आप लोगों ने सही फ़ैसला करना है कि मेरी पुरानी वीडियोस में जो हैंड फ्री होती थी, क्या उसकी वॉइस क्वालिटी बेहतर है या ये DJI का माइक मिनी है इसकी क्वालिटी बेहतर है, या जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपको जू का 3.5 mm जैक वाला माइक लगा के दिखाया उसकी क्वालिटी बेहतर है। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने बताना है। आप जौन सा माइक बोलेंगे मैं अपनी आइंदा वीडियोस में वही ज़्यादा इस्तेमाल किया करूँगा। ये है जी चौक आज़म सिटी का मेन चौक।
ये रोड आपको लेके जाएगा आगे फैसलाबाद, शोरकोट इस साइड पे, चीचावतनी नहीं, कमालिया, और दूसरी तरफ है लिया शहर। लिया से फिर आगे आप तौंसा से होते हुए डेरा गाजी खान जा सकते हैं। ये है जी ज़िला लिया का आखिरी अड्डा। ये देख लें आप, अतराफ़ में ये तुम्बे पड़े हैं। ये धोरी अड्डा है और धोरी अड्डे की ये पहचान है। लिया, बखर, आगे चौक मुंडा यानी मुजफ्फरगढ़ का ये जो एरिया है कोटद्दू का, इस साइड पे जितना भी ये तुम्बा तोड़ते हैं ये जंगली बेल पे लगता है। इसे जानवरों के मसाला जात और इसका मुरब्बा बनता है, ऐसी कई चीज़ें बनती हैं इसकी। ये जितना भी टूटता है इसकी ये मेन मंडी है। इस जगह पे इसके ख़रीदार होते हैं। दोनों तरफ अतराफ़ में दूर दूर तक एकड़ों के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे खुश्क होने के लिए ये फैलाया होता है। जब खुश्क होता है फिर इसकी पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद ये फिर आपको पनसार स्टोरों पे मिलता है। ये है जी लिया का आखिरी गांव 431 TDA। यहाँ पे मेरी फुफ्फो का घर आता है, उनको मिलते हैं, सलाम करते हैं और फिर आगे अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कोई आधा पौना घंटा जो है वो फुफ्फो के पास स्टे किया है और उसके बाद दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। ये जो है ना चेक पोस्ट और ये जगह यहाँ पे एक आएगी, हाँ वो पीछे गुज़र गई है। इस जगह पे ज़िला लिया का जो है ना वो इख्तिताम हो जाता है। मतलब यहाँ से लिया और मुजफ्फरगढ़ इनका जो है इनकी हदूद मिलती है इस जगह पे 431 TDA के बाद। हर शहर की किसी ना किसी सियासी शख्सियत से, किसी ना किसी जो है वो शायर से, किसी ना किसी जगह से ना मकबूलियत होती है। इस शहर की जो चौक सरवर शहीद है या चौक मुंडा है, इस शहर की मौजूदा जो है वो जान पहचान वो दो चीज़ों से है। एक तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत पॉपुलर है इस एरिया से वेला मुंडा। सराइकी पाकिस्तान में सराइकी यूट्यूबर में सबसे बड़ा जो यूट्यूब चैनल है वो वेला मुंडा का है। एक तो ये उसका शहर है, इसी शहर के बिल्कुल पास उसका गांव आबाद है जहाँ पे वो रहता है। और दूसरा ये जो शहर है ये बना हुआ है जी, मतलब इसकी आप पहचान को यूँ मान लें कि मुल्तान से रावलपिंडी की तरफ दो जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कंपनियां सबसे ज़्यादा जो हैं वो उठाती हैं, सवारियां उठाती हैं। उनमें एक है बलोच ट्रांसपोर्ट और दूसरी है राना जहां ज़ेब। और राना जहां ज़ेब के जो ओनर हैं वो भी इसी जगह के रहने वाले हैं। और ये हल्का आप यूँ मान लें कि जमशेद दस्ती का हल्का है। जमशेद दस्ती, उधर से राना जो अशरफ था और राना जहां ज़ेब, ये सारे इसी हल्के से और इसी शहर से रहने वाले हैं। ये रोड जो है राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो आप तौंसे चले जाएंगे, और ये अगर लेफ़्ट साइड से आप जाएंगे तो तौंसा रोड से होते हुए आप हेड मोहम्मद वाला के पास जाके निकलेंगे। पहले मुल्तान जाने के लिए जब ये सड़क नहीं होती थी
तो हमें मुल्तान जाने वाले हर बंदे को आगे मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से शेरशाह वाले ब्रिज से होके जाना पड़ता था। अब जो है हेड मोहम्मद वाली साइड से जब से ये रोड बना है ये बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। ये हमारे साथ जो है ये नहर है, इसे कहते हैं जी तौसा हेड मोहम्मद वाला ब्रांच। ये जो है मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के कुछ एरिया जो हैं इनको ये पानी भी सप्लाई करती है, पीछे तौसे के एरिया को भी पानी सप्लाई करती है, और इसके साथ साथ ये जो नहर है ये राबता केनाल का भी काम जो है वो सर अंजाम देती है। ये है जी जीटी रोड हमारे सामने, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड आप बोल लें इसे, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। ये आगे हमें लेके जाएगा ओकाड़ा और रायवन लाहौर वाली साइड पे। लेकिन मैंने यहीं पे, ये है जी चौक कुम्हारा, और इसी के पास जो दूसरी साइड है वहाँ पे है जी सुजुकी केआर सेंटर, मैंने जाना है वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं जी इस वक्त मुल्तान शहर में, और मुल्तान को करने लगे हैं बाय बाय। पिछले कोई 2 दिनों से मैं मुल्तान में था और आज था मेरा यहाँ पे तीसरा दिन, और यहाँ से मैं आज निकलूँगा, जाऊँगा खानेवाल से, कच्चा खूह से, इस साइड से होता हुआ रात जाके स्टे करूँगा मियाँ चन्नू में। ये है जी जीटी रोड, और अब मुसलसल हमें इसी रोड से होते हुए अपना सारा सफ़र लाहौर की तरफ करना है। यहाँ से कोई 120 किलोमीटर दूर है मियाँ चन्नू, और टोटल कोई 2 घंटे का सफ़र। अगर हम ब्रेक नहीं लेते ना तो 2 घंटे लगेंगे। ये है जी मियाँ चन्नू, पंजाब का एक कदीमी शहर, जिसे लोग कहते हैं कि एक मियाँ थे जिनका नाम चन्नू था, कोई रूहानी शख्सियत थी, उनके नाम पे इस गांव को आबाद किया गया है। इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है पक्का कि ये जो नाम है इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना पता है कि अंग्रेज़ों ने इस एरिया को आबाद किया था, और अंग्रेज़ों के जाने से यानी पाकिस्तान बनने से कोई 40-50 साल कबल ये कस्बा हुआ करता था। मतलब एक गांव से ये बड़ी आबादी थी, और ये आबादी जो है ये बसाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे लोअर दोआब जो नहर है उसके अतराफ़ में फिर नई आबादी बसाई गई थी, ताकि इस इलाके को जो है वो ज़राअत के लिए काबिल काश्त बनाया जाए। पाकिस्तान में अराई कास्ट जो है ना इस इलाके में पाई जाती है। ये मियाँ चन्नू हो गया, मियाँ चन्नू से आप मेलसी वाली साइड पे चले जाएं, आरफ वाला, बूरे वाला, विहाड़ी, कबीर वाला वाली साइड पे काफ़ी सारे एरिए हैं, और यहाँ से फिर आप आगे आप मियाँ चन्नू से साहिवाल से ओकाड़ा, इधर अतराफ़ में 50% से ज़्यादा जो आबादी है ना, मतलब ओवरऑल अगर आप निकालेंगे, हर गांव में तो नहीं है लेकिन जहाँ पे गांव आबाद हैं तो पूरे के पूरे गांव अराइयों के आबाद हैं। इनका ये है कि किसी जगह पे इनको मेहर पुकारा जाता है, किसी जगह पे ये अपने आप को चौधरी कहलवाते हैं, और कोई अपने आप को मियाँ कहलवाते हैं, लेकिन ओवरऑल 50% से ज़्यादा इस इलाके में ये पाए जाते हैं। अराइयों के बाद इस इलाके में जो ज़्यादा आबादी है वो अवान, राजपूत, और इसके अलावा मुकामी जो आबादी है यहाँ पे सराइकी बहुत कम है।
हैं ये इलाका सराइकी और पंजाबी बेल्ट, लेकिन यहाँ पे जो सराइकी हैं वो भी ख़ास सराइकी नहीं बोलते। जैसी सराइकी डेरा गाजी खान हमारे उधर लिया में बोली जाती है ना, मियाँ वाली साइड पे, तो वैसे इधर बहुत कम है।